नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन वापस से अपनी जो MCQ की सीरीज़ है डेली की, उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आज अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? बायो टेक्नोलॉजी। क्योंकि कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन पाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करें, ताकि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन बने तो उनके रिलेटेड साइंटिस्ट है, उनसे रिलेटेड कॉमन जो छोटी छोटी बातें हैं वो सभी आप इजी वे के अंदर सॉल्व कर सको। तो अपना टॉपिक रहेगा RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, देखो क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी? DNA टेक्नोलॉजी का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मतलब अपन जो मेन उद्देश्य अगर अपन देखेंगे तो होता क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है DNA या RNA जो मॉलिक्यूल है उनमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करना, ये अपना उद्देश्य रहता है। और यदि आप इनके किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA और RNA में चेंज अगर आप करते हो तो उसके गुणों के अंदर क्या आता है? चेंज आता है। इसका मतलब जीनोटाइप में चेंज करोगे तो सीधी सी बात है उनके जो फिनोटाइप है उसके अंदर भी चेंजेस आता है। और फिनोटाइप में उसके एक्सप्रेशन में यदि किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट DNA के द्वारा अपन कह सकते हैं कि ऐसा मेथड है जिसमें एक DNA के एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में इंसर्ट किया जा सकता है, दूसरी सेल में इंसर्ट किया जा सकता है, एक ऐसे होस्ट में डाल के उस DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाई जा सकती है और उसको दूसरे जीव में डाल के उसके जो एक्सप्रेशन है उसको आप बाहर निकाल सकते हो। इसका मतलब वो जीन किस प्रोटीन के लिए, किस एंजाइम के लिए, किस हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सभी एक्सप्रेशन आप इजी वे के अंदर करवा सकते हो। तो ये सभी चीज़ें जो है वो इसमें आती है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? फूड प्रिजर्वेशन। ये तो एक मेथड है, ठीक है ना। कंबाइन DNA फ्रॉम टू ऑर्गेनिज्म, ये ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म के DNA को अपन क्या करते हैं? जोड़ते हैं टू प्रोड्यूस डिजायर ट्रेड। और अपन क्या चाहते हैं कि अपन जैसा करेक्टर चाहते हैं, जैसा लक्षण चाहते हैं, वैसा लक्षण अपन इसके द्वारा बनाया जा सकता है। मैंने कहा कि आपके पास में एक फ्रूट है, एक इधर आपके पास में बी फ्रूट है, दोनों एक जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसे भी मान लो। इसके अंदर जो फ्रूट है उसकी साइज कैसी है? बड़ी है, अच्छी साइज है, बड़ी साइज है। लेकिन टेस्ट कैसा है? थोड़ा डाउन है, फीका है। यहां पर आप देखोगे फ्रूट की साइज कैसी है? स्मॉल है। लेकिन इसमें अगर आप टेस्ट की बात करोगे तो टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। अब क्यों ना अपन इन दोनों को, दोनों के जेनेटिक मटेरियल है उनको अपन क्या बनाएं? हाइब्रिड बना दें, इन दोनों सेल को हाइब्रिड बना दें, जिसके कारण से इनकी जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो और इसके जेनेटिक मटेरियल इसके ट्रांसफर हो सकता है। या फिर इसका ये जो जीन है जो किसको डिसाइड कर रहा है? इसके टेस्ट को डिसाइड कर रहा है। इस वाले जीन को बी वाले को उठाकर किस में डाल दे? अपन ए के अंदर डाल दे तो क्या कैरेक्टर होगा इसके अंदर? इसके अंदर ये जीन आकर एक्सप्रेस होगा। तो ये जीन जब एक्सप्रेस होगा तो इसमें फ्रूट की साइज भी बड़ी रहेगी और टेस्ट भी कैसा होगा? अधिक होगा। तो एक नया कैरेक्टर अपने सामने डेवलप होगा। इसका फ्रूट जब बनेगा तो बड़ी साइज का बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो अपने लिए क्या है? एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अपने सामने एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के DNA को मर्ज कराकर एक नया ट्रेट है वो डेवलप किया जा सकता है। किसके द्वारा? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी अपन बात करते हैं कि इसके बारे में कौन सी चीज़ें हैं, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये मेथड इन्वेंशन या इन्वेंट कैसे हुआ था, कहाँ से स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर अपन देखेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RDT ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे किस नाम से जाना जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। वॉज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो हेबर्ट बोयर। किसने डेवलप की थी?
हेबर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहिन, 2 साइंटिस्टों का जो योगदान है वो रहा है। तो ये थोड़ा डिस्कवरी वाला इसका याद रखना कि इस मेथड को डेवलप किसने किया था, इन्वेंशन किसका है ये। तो यहाँ पर किसका है, बोयर एंड कोहिन ने इन्हें डेवलप की थी। कब, 1973 के अंदर। हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एबिलिटी टू इंसर्ट एंड रेप्लिकेट जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इनटू ए फॉरेन सेल। किसी भी एक सेल का जेनेटिक मटेरियल, अब आप ये कहोगे इंग्लिश के अंदर है तो मैं हिंदी में इसी को बता रहा हूँ कि जब एक सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल के अंदर इजी वे के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है, तो ये इन्होंने करके दिखाया था सबसे पहले। ठीक है, हेबर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन दोनों ने, दे आर क्रेडिटेड विद द फर्स्ट सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, इन्होंने पहली प्रदर्शनी की थी ऑफ इंसर्टिंग, प्रवेश करवाया इन्होंने, टू रेप्लिकेटिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए। जिस डीएनए को इन्होंने किसी कोशिका में प्रवेश करवाया था तो वो डीएनए क्या हुआ, अपनी संख्या के अंदर मल्टीप्लाई किया, उसने अपनी संख्या बढ़ा ली। ये उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में दिखाया। तो डीएनए मॉलिक्यूल की इन्होंने क्या किया, किसी बाह्य सेल के अंदर उसकी संख्या इन्होंने बढ़ा के दिखाई थी। ये इन्होंने कब दिखाया था, किसके अंदर, बैक्टीरिया में, ई कोलाई के अंदर दिखाया था। और कब, 1973 के अंदर इन्होंने सबसे पहले दिखाया था। तो ये इनसे रिलेटेड जो साइंटिस्ट है वो थोड़े से आपको याद रखने हैं। पोल बर्ग, अगला योगदान अगर अपन देखेंगे, पोल बर्ग ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट, इन्होंने भी इसमें योगदान दिया था। कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग डेवलपिंग मेथड फॉर स्प्लाइटिंग डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को स्प्लाइट करना, अलग अलग करना, तोड़ना, वो सब चीज़ इसने बताई थी। स्प्लाइटिंग डीएनए मॉलिक्यूल एट सिलेक्टेड साइट, किसी विशेष साइट से डीएनए को कट करके उनको सेपरेट किया। एंड अटैचिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए वायरस एंड प्लाज्मिड, और उन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो डीएनए है, यहाँ से डीएनए को इन्होंने कट किया और इस डीएनए को किसके अंदर, किसी प्लाज्मिड के अंदर जो है वो इंसर्ट करके दिखाया था। ठीक है, तो ये इन्होंने मेथड डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहां पर, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच एंजाइम इज प्राइमरीली यूज्ड टू कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो ये सभी को अपन जानते हैं कि किसका यूज में लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हमेशा अपन यूज में लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब ये टर्म कहां से आया है, तो सबसे पहला टर्म अपन बात करेंगे न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज का मतलब है कि ऐसा एंजाइम जो किसके ऊपर अटैक करता हो, डीएनए के ऊपर, मतलब जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को क्या करता हो, तोड़ता हो, वो सभी एंजाइम क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियेज एंजाइम कहलाते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडो न्यूक्लियेज और एक होता है एक्सो न्यूक्लियेज। ये एक्सो न्यूक्लियेज। अब एंडो और एक्सो न्यूक्लियेज में अंतर क्या है, तो यहां पर अपन देखेंगे कि ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल है और यहां पर भी डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से। तो ये दोनों क्या करते हैं, डीएनए को ब्रेक करते हैं या जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक करते हैं। ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम तो है मतलब किनारों को छोड़कर, ठीक है, ये कहीं से भी क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और यहां से तोड़ सकते हैं। जबकि ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को यहां से निकालते हैं 1 बाय 1, ऐसे निकालते हैं किनारों से। ठीक है, ये किनारों से निकालते हैं। अगर किनारों से न्यूक्लियोटाइड को निकाले और डीएनए को धीरे धीरे तोड़े तो वो कौन सा है, एक्सो न्यूक्लियेज। और किसी भी बीच वाली साइड से अगर तोड़े, कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो ये कौन से बॉन्ड पे अटैक करते हैं, तो ये अटैक करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं। अब अपन बात करते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के अंदर भी ऐसे एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम
जो डीएनए के एक विशेष पर्टिकुलर साइट के ऊपर ही कट करते हो। एक तो मैंने कहा कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यहां भी काट सकता है, रैंडमली काट देता है कहीं भी, एक तो ये कंडीशन है। एक मैं कहूं कि पर्टिकुलर साइट पे काटे, कट ऑन पर्टिकुलर साइट ऑफ डीएनए। तो ऐसा अगर डीएनए है कोई, ऐसा कोई एंजाइम है जो डीएनए की किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर कट करता हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे अब, तो उसे अपन कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन। क्या कह सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये फिक्स हो गया इसकी कि ये पर्टिकुलर साइट पे ही कट करता है। इनकी साइट भी क्या होती है? विशेष रूप से एकदम फिक्स होती है। और ऐसे ही एंजाइम जो है वो यूज में आते हैं आरडीटी के अंदर यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि स्पेसिफिक साइट जो होती है ये कौन सी साइट होती है। तो ऐसी साइट को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। और जिस साइट को ये पहचानते हैं डीएनए के, जैसे ये एंजाइम यहां पर आके बाइंड हुआ, यहां पे आके बाइंड हो गया, कट यहां से करेगा, तो बाइंड कहां से कहां तक हुआ है, जैसे मैंने बताया आपको, बाइंड यहां से यहां हुआ है। तो ये जो साइट है, ये साइट क्या कहलाएगी? रिकॉग्नाइजेशन साइट। जिस साइट पे ये पहचानता है उसे क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइजेशन साइट कहा जाता है। ये रिकॉग्नाइजेशन साइट हो गई। रिकॉग्नाइजेशन साइट में एक विशेष पर्टिकुलर साइट होती है जहां से ये क्या करेगा? इसको कट करेगा। ये जो पॉइंट है ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेशन साइट अलग हो सकती है, रेस्ट्रिक्शन साइट अलग हो सकती है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन साइट हमेशा रिकॉग्नाइजेशन साइट के आसपास में होती है या उसके अंदर होती है। ठीक है, एक तो ये बड़ी विशेषता हो गई इसकी। एक इसमें ऐसे है कि मोस्टली जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, जो जिस साइट को ये पहचानते हैं, जिस साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये साइट कैसी होती है, ये साइट होती कैसी है? तो ऐसी साइट को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? तो ऐसे कोई भी सीक्वेंस जिसको डीएनए के स्ट्रैंड को आप लेफ्ट साइड से रीड करो या 3 प्राइम से रीड करो, अगर दोनों सेम आती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे अपन बात करेंगे यहां पर TAA और यहां पर अपन बात करें AAT, तो आप इधर से रीड कर लो चाहे इसको इधर से रीड कर लो, दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है, तो ये क्या कहलाती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाती है। तो ये हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर से कट करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होती है मोस्टली 4 से 6 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। ठीक है, तो यहां पर भी कितनी है? 6 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है। तो ये 6 न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करती है और रिकॉग्नाइज करके काटती है। सिंगल स्ट्रैंड होगा तो ऐसी होगी, और डबल स्ट्रैंड होगा तो इसकी कैसी होगी? TAA, यहां पर अपन बात करेंगे AAT, तो जस्ट ऑपोजिट अगर अपन करेंगे इसका TA और यहां पर अपन करेंगे ATT। अब ये कैसी है? इधर से रीड करो 5 प्राइम से और जस्ट ऑपोजिट रीड करो 3 प्राइम से, दोनों सेम आ गई। इधर से रीड करो 3 प्राइम से, इधर ATT, और इधर से करो 5 प्राइम तो ATT। तो ये क्या है? डबल स्ट्रैंड है, एक दूसरे की मिरर सीक्वेंस होती है, तो इनको क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हीं को जाके कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विच एंजाइम प्राइमरली यूज टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट, तो सी ऑप्शन इसका राइट आएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट जो एंजाइम यूज में लिए जाते हैं। इस एंजाइम की डिस्कवरी है वो खास तौर से किस में की गई थी? तो बैक्टीरिया के अंदर की गई थी। किस लिए की गई थी? तो कई साइंटिस्ट ने देखा कि बैक्टीरिया के ऊपर जब वायरस के द्वारा अटैक किया जाता है, खासतौर से बैक्टीरियोफेज जब जैसे ही अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, उनमें डिफेंस मैकेनिज्म क्या पाई जाती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म को जब अध्ययन किया गया तब इन्होंने पाया कि बैक्टीरिया में कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम जो होते हैं वो बाहर से आने वाले डीएनए को क्या करते हैं? आते ही ब्रेक कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं और अपने सेल में उनको एक्सप्रेस होने नहीं देते हैं। जबकि देखा गया कि वो जो एंजाइम थे जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं वो अपने डीएनए को क्यों नहीं तोड़ते हैं?
जबकि बाहर से आने वाले डीएनए को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं और उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में काम लिए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, और इन एंजाइम का बाद में डिस्कवरी की गई तो इनका नाम रखा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर तहत काम आते हैं। अपने डीएनए को कट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो सेल्फ डीएनए होता है वो मेथाइलेटेड होता है, CH3 ग्रुप इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जबकि बाहर से आने वाले जो वायरस के डीएनए थे उनके ऊपर नॉन मेथाइलेटेड थे, उनके ऊपर मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, जिसके आधार पर ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि अपना डीएनए है, दैट मीन्स उनके ऊपर मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो जिन डीएनए के ऊपर मेथाइलेटेड ग्रुप प्रेजेंट होता है, मेथाइल ग्रुप, उन डीएनए को रिकॉग्नाइज करके उनको कट नहीं करते हैं। तो ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वायरस डीएनए को ही कट करते हैं, अपने डीएनए को कट नहीं करते हैं। ये हुई इससे रिलेटेड बातें। देखो, restriction endonuclease enzyme, also known as restriction enzyme, were discovered in the late 1960 and early 1970 के बीच के अंदर डिस्कवर किया गया था, और वर्नर अर्बर के द्वारा और हैमिल्टन ओ स्मिथ के द्वारा और डैनियल नाथन्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो ये नाम हमेशा आता है, अर्बर, स्मिथ और नाथन के द्वारा सबसे पहले इनको रिकॉग्नाइज किया गया था, देखा गया था। दे आर एंजाइम दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस सर्व एज ए बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म। कहाँ, बैक्टीरिया की सुरक्षा करने के लिए काम लिए जाते थे ये, अगेंस्ट वायरल इन्वेजन। जब वायरस इनको इन्फेक्ट करते थे तो उनकी सुरक्षा के अंदर हमेशा ये अपने एंजाइम जो है वो तैनात रखते थे, आगे सिपाही की तरह। डिस्कवरी एंड बैकग्राउंड, डिफेंस मैकेनिज्म, इसका मुख्य जो उद्देश्य था इस एंजाइम का डिफेंस करना, सुरक्षा करना अपने बैक्टीरिया की। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम पार्ट ऑफ बैक्टीरिया डिफेंस मैकेनिज्म, बैक्टीरिया के अंदर सुरक्षा प्रदान करने का काम करते थे ये। कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम विच प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फॉरेन डीएनए, बाह्य डीएनए से अपनी सुरक्षा करते थे, लाइक एज द वायरस से आने वाले डीएनए से अपनी क्या करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। अर्ली ऑब्जर्वेशन, इन्होंने क्या देखा, रिसर्चर्स ऑब्जर्व्ड दैट सर्टेन बैक्टीरिया कुड रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को रोकते थे वो, वायरस की ग्रोथ को रोकते थे। कुड रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ फेज, जो बैक्टीरिया फेज है उनकी ग्रोथ को क्या करते थे, हमेशा रोकते थे। एंड क्लीविंग देयर डीएनए, और उनके डीएनए को क्या करते थे, क्लीव, उनको तोड़ देते थे, ठीक है, उनके डीएनए को तोड़ते थे। वर्नर अर्बर और स्मिथ और नाथन्स वर अवार्डेड द नोबेल प्राइजेज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1978, और इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कब, 1978 के अंदर, फॉर देयर डिस्कवरी एंड करेक्टराइजेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के तहत इनको नोबेल प्राइज से सम्मान मिला था। आगे अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे, प्लाज्मिड आर यूज्ड एज ए वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड को यूज में लिया जाता है, क्योंकि प्लाज्मिड में सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्लाज्मिड होता क्या है। तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में एक होता है बड़ा डीएनए जो क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। उसके अलावा छोटे छोटे डीएनए जो हैं वो पड़े होते हैं बैक्टीरिया में, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, साइज छोटी होती है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दो तो भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, अपनी कॉपी संख्या बढ़ा सकते हैं, इसके साथ में कोई लेन देन नहीं है। इसमें सुरक्षा के लिए इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं। तो सभी चीज़ें इनके अंदर पाई जा सकती है जो इसमें पाई जाती है, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो मुख्य डीएनए के अलावा यदि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो, ठीक है ना, क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन बैक्टीरिया नोन एज प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड होते हैं, और इनको एज ए वेक्टर के रूप में यूज में लिया जा सकता है, क्योंकि इसे इसके अंदर इजी वे के अंदर किसी बाह्य जीन को आप प्रवेश करवा सकते हो, बाह्य जीन के मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, इसे बैक्टीरिया से निकालना और बैक्टीरिया के अंदर वापस इंसर्ट करना ईजी रहता है। तो सभी चीज़ों में फेवरेबल होता है ये। दे आर नेचुरल अकरिंग वायरस, दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली,
विद इन होस्ट, ये किसी होस्ट के अंदर अपने स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, अपनी संख्या बढ़ा सकता है, अपनी रेप्लिकेट कर सकता है। तो वेक्टर को यूज में लिया जाता है, एज ए प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर के रूप में यूज में लिया जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन आएगा। देखो, प्लाज्मिड आर यूज्ड एज ए वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे आर स्मॉल, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रूप से अपनी रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, एंड कैरी फॉरेन डीएनए, और बाह्य डीएनए को साथ में रखकर भी उसकी कॉपी संख्या बढ़ा सकते हैं अपने साथ साथ। तो कैरी फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट मेकिंग देम आइडियल फॉर क्लोनिंग, और क्लोनिंग के अंदर यूज में लिए जाते हैं। बाह्य डीएनए की भी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, एंड जीन ट्रांसफर करने में भी इसको यूज में लिया जा सकता है। ये हुआ इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज में लिया जाता है। तो कौन सा यूज में आता है भाई, जेनेटिक मॉडल कौन सा है, ई कोलाई के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एस्चेरिचिया ई कोलाई। ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग होस्ट ऑर्गेनिज्म कैन इंक्लूड बैक्टीरिया लाइक एज द एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई जिसे कहा जाता है, और ईस्ट भी यूज में लिया जाता है जो फंजाई है, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसाई, खासतौर से कौन सा, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसाई, एंड इवन मेमेलियन सेल, अपनी सेल जो मेमेलियन सेल्स है उसको यूज में लेता है, ऑल ऑफ विच आर यूज टू एक्सप्रेस एंड रेप्लिकेट फॉरेन डीएनए। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो कौन सा आता है, बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई। ई कोलाई के अलावा साल्मोनेला है, वो भी यूज में आता है। तो यहां पर आप देखोगे बैक्टीरिया को, ई कोलाई इज ए वाइडली यूज्ड बैक्टीरियम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में ई कोलाई को यूज में लिया जाता है, ड्यू टू इट इजी टू कल्चर, उनको कल्चर करना आसान रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना आसान रहता है, जीन को इंसर्ट करना आसान रहता है, और पहचानना भी आसान रहता है, एंड यूज एज ए होस्ट, और इसे होस्ट के रूप में यूज में लिया जा सकता है, और रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है उसकी कॉपी संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्लोनिंग की जा सकती है। बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस बीटी, Bacillus thuringiensis is a another bacterium used in genetic engineering। ठीक है ना, तो बैक्टीरियल जो है बीटी कोटन बनाने के लिए यूज में लिया था अपने इसका जीन। तो Bacillus thuringiensis ऑल्सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है, और इसमें कौन सा जीन पाया जाता है, कैरी जीन जो है, क्राई जीन जो पाया जाता है, क्रिस्टल प्रोटीन जो बनाता है, दैट कोड फॉर एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जो इंसेक्ट के लिए हानिकारक प्रोटीन को कोड करता है, यूज टू क्रिएट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जैसे बीटी कोटन। बीटी कॉटन प्लांट बनाने के लिए यूज में लिया गया था। क्लोस्ट्रम है ना, क्लोस्ट्रीडियम है ना, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम इज एन फॉर प्रोड्यूसिंग द वेरियस प्रोडक्ट सच एज द बोटॉक्स, मतलब क्लोस्ट्रीडियम को भी यूज में लिया जाता है, एक एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। ये क्लोस्ट्रीडियम कैसा है, एनएरोबिक अवायवीय जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 नंबर, What join fragment of DNA is recombinant DNA technology। RDT में 2 फ्रेगमेंट डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम OH, यहाँ पर, यहाँ से डीएनए दूसरे से स्टार्ट हो रहा है, 5 प्राइम टू यहाँ पर 3 प्राइम। तो यहाँ पर जो 5 प्राइम है और यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट है। इन दोनों के डीएनए को, दोनों के जो एंड है, इन एंड को क्या कर सकता है, जो जोड़ सकता है, और कौन सा बॉन्ड बना सकता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सकता है। तो इससे डीएनए का एक स्ट्रैंड बन सकता है इस प्रकार से। तो डीएनए को जोड़ने के लिए, 2 डीएनए के एंड टू एंड जोड़ने के लिए काम आता है, उसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो यूज में लिया जाता है। अब इसमें कई बार एग्जाम्पल जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो पूछा जाता है कौन सा डीएनए, तो T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम,
जो यूज आता है, सबसे ज़्यादा जो यूज में आता है वो कौन सा आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में? T4 डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो यूज में लिया जाता है। इसमें कौन से चीज़ें इसकी नीड है, इसकी आवश्यकता है? तो एक तो ATP की आवश्यकता पड़ती है और एक NAD+। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो क्या है, एज ए कोफैक्टर के रूप में यूज में लिए जाते हैं, ATP और NAD+। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। डीएनए लाइगेज के बारे में जब भी बात आती है, T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम होना चाहिए। कोफैक्टर के रूप में आप करोगे ATP और NAD+ यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखोगे डीएनए लाइगेज, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना, 5 नंबर क्वेश्चन याद रखना भाई। देखो यहाँ पर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द मोस्ट कॉमनली यूज्ड द डीएनए लाइगेज इज T4 डीएनए लाइगेज। सबसे ज़्यादा जो लाइगेज एंजाइम यूज में आता है वो कौन सा आता है? T4 डीएनए लाइगेज। डेराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज। कौन से बैक्टीरियोफेज से प्राप्त किया जाता है? T4 जो बैक्टीरियोफेज है उनसे प्राप्त किया जाता है। विच कैन लाइगेट बोथ स्टिकी एंड को भी जोड़ सकता है और ब्लंट एंड को भी जोड़ सकता है। जब डीएनए को आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जब कट करते हो तो 2 प्रकार के एंड बनते हैं। एक तो जैसे मान लो कि ये डीएनए है, इससे जब आप कट करोगे यहां पर तो 2 प्रकार के एंड बन सकते हैं। एक तो ऐसा एंड बने, यहां पर ये बना एंड इस प्रकार से, ये डीएनए का एंड बना है। एक तो इसमें छोटा एंड है और एक इसमें बड़ा एंड है, ये बनता है। इस प्रकार के एंड अगर हो, छोटे और बड़े एंड बने, तो इसे क्या कहते हैं? स्टिकी एंड कहा जाता है। दूसरे एंड ऐसे बने, दोनों एंड कैसे हो? बराबर हो, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो बराबर अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा कौन से एंड को यूज में लिया जाता है? स्टिकी एंड को यूज में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टिकी एंड से 2 डीएनए जैसे कॉर्नर एक दूसरे के पास में आएंगे तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो जल्दी बनते हैं, और जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो इसके पास में जो स्ट्रैंड होगा, उनका गैप है वो जल्दी भर दिया जाता है, या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो जल्दी बन जाता है, तो स्टिकी एंड यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार से T4 डीएनए लाइगेज जो है वो दोनों प्रकार के एंड को जोड़ सकता है, स्टिकी और ब्लंट एंड। What is the DNA ligase? DNA ligase is an enzyme that catalyzes the formation of a phosphodiester bond. ये किस बॉन्ड को बनाता है? तो मैं बता चुका हूं आपको, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाता है। जॉइनिंग 2 डीएनए फ्रेगमेंट, 2 डीएनए फ्रेगमेंट को एंड टू एंड जोड़ता है ना। ऑप्शन में कई बार क्या कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको याद रखना है एंड टू एंड जोड़ते हैं। किस साइड में जोड़ते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में हमेशा जोड़ा जाता है। वाई डीएनए T4 डीएनए लाइगेज प्रीफर्ड, इसी को क्यों यूज में लिया जाता है? इट कैन लाइगेट बोथ स्टिकी एंड को दूसरा नाम क्या है? कोहेसिव एंड ब्लंट एंड, ये दोनों एंड को जोड़ सकता है, इसलिए इस एंजाइम को ज़्यादा यूज में लिया जाता है। इट यूज एज ATP एनर्जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसे एनर्जी के रूप में ATP की आवश्यकता पड़ती है। अनलाइक द एंजाइम प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई, इट कैन बाइंड टू डीएनए RNA एंड डीएनए RNA हाइब्रिड, ये किसी के साथ भी जुड़ सकता है। हाउ इट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कैसे यूज में आता है? आफ्टर डीएनए फ्रेगमेंट आर कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, द लाइगेज इज यूज टू जॉइंट द फ्रेगमेंट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। 2 डीएनए आपने अलग अलग लिए हैं, उन दोनों को जोड़ा जा सकता है, क्रिएटिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाज क्रिएटेड बाय, पहला डीएनए रिकॉम्बिनेंट बनाया गया था किसके द्वारा? तो अभी अपन बात कर रहे थे यहाँ पर, तो कोहिन और बोयर के द्वारा बनाया गया था, जिसके बारे में पूरी डिटेल अपन पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। जो चीजें अपन पूरी बात कर चुके हैं अब उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये पूरी। व्हाट इज द क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर सीधा सा है कि भी क्लोनिंग वेक्टर जो किसी भी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज आपको बना सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर कोई भी अगर होगा
तो ये क्लोनिंग वेक्टर है, डबल स्ट्रैंडेड है। इसमें कौन से साइटें होनी चाहिए? एक तो रेप्लिकेटिंग साइट होनी चाहिए इसमें, इन स्टार्ट जो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है वो पॉइंट होना जरूरी है। जैसे ये अपन कह सकते हैं यहां पर रेप्लिकेशन जो पॉइंट है इको RI कह सकते हो, या फिर इसका नाम भी आता है एक पर्टिकुलर रेप्लिकेशन पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट है इको RI कहते हैं, इको RI या ऐसे कोई नाम आता है इसका रेप्लिकेशन का, ठीक है। इसके अलावा एक आप कह सकते हो सेलेक्टेबल मार्कर, ये कौन सा है? सेलेक्टेबल मार्कर जीन कह सकते हो, जिनकी द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर होने भी जरूरी है। इसके अलावा इनके अंदर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी जरूरी है, जिसके द्वारा अपन इसको कट कर सके। किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किया जा सकता है। तो किसी भी आइडियल एक वेक्टर हो, अगर आपको लगे कि वेक्टर के कौन से करैक्टर उसमें होने चाहिए, तो 3 करैक्टर तो ऐसे हैं कि वो तो होने ही चाहिए अगर वो वेक्टर के रूप में काम कर रहा है। तो एक तो ओरिजिन साइट होनी चाहिए, ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है ORIC, तो एक तो ये होनी चाहिए। इसके अलावा सिलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए, जैसे हो सकते हैं कौन से? एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं, लैक ऑपेरॉन हो सकता है, जेड जीन, लैक ऑपेरॉन जेड जीन हो सकता है, और भी कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं, तो वो सभी हो सकते हैं। मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए और एक ओरिजिन साइट होनी चाहिए जहां से इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। 3 पॉइंट होने जरूरी हैं। तो यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर में ए मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन मॉलिक्यूल यूज टू ट्रांसपोर्ट DNA इनटू होस्ट सेल। अपन तो वेक्टर यहाँ पर किस लिए यूज में ले रहे हैं? DNA को किसी होस्ट सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज ए कॉमनली यूज टू सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर अभी जो मैंने बताया आपको, सिलेक्टेबल मार्कर में कौन सी यूज में आता है? तो मैंने बताया ना आपको, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और एक हो सकता है आपका लैक जेड जीन, जो कौन सा एंजाइम बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइड बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। तो ये दोनों जो हैं वो यूज में आते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, tRNA सीक्वेंस, राइबोसोमल, ये तो मतलब ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। जैसे यहां पर आप देखोगे in recombinant DNA technology, selectable marker are genes that allow scientists to identify कि कौन सा वेक्टर अपना कौन से होस्ट के अंदर इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अपना जो फॉरेन DNA है, बाह्य जो DNA है, वो वेक्टर के अंदर प्रवेश हुआ है या नहीं हुआ है, उन सभी की आइडेंटिफिकेशन अपन करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो यूज में लेते हैं। देन सेलेक्ट द सेल, सेलेक्ट को पहचानते हैं सेल को कि वो सेल जो है वो मॉडिफाई हुई है या नहीं हुई है, रिकॉम्बिनेंट हुई या नहीं हुई है। तो सेलेक्ट सेल दैट हैव सक्सेसफुली टेकन अप फॉरेन DNA, क्या उसमें फॉरेन DNA इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ है, फ्रॉम दोज दैट हैव एन नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, रिकॉम्बिनेंट हुई है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर्स आर जीन्स दैट ऑफन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हो सकते हैं, दैट प्रोवाइड द सर्वाइवल एडवांटेज टू सेल्स कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। बता दिया मैंने आपको, ये सभी चीजें वही है। ए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूल सच एज द प्लाज्मिड एक्सप्रेस वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया प्रवेश कराया जाता है। नॉट ऑल सेल्स सक्सेसफुली टेकन द वेक्टर, सभी सेल्स जरूरी है कि वेक्टर को ले ही।
सेल्स दैट हैव टेकन अप वेक्टर कंटेनिंग द सिलेक्टेबल मार्कर, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अगर कोई सेल किसी वेक्टर को अंदर लेती है तो अपन कैसे पहचान पाएंगे उसको, इसलिए अपन यूज में ले रहे हैं रेजिस्टेंट जीन। विल सर्वाइव देन एक्सपोज टू द एंटीबायोटिक। जिस एंटीबायोटिक पैट्री प्लेट में आपने उसको कल्चर किया है, उस पैट्री प्लेट में अगर कोई जीवाणु एक्सप्रेस हो जाए, अपनी ग्रोथ कर ले, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो ये अपना कैसा है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा। तो उसके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे एम्पसिलिन रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, क्लोरोमफेनिकोल रेजिस्टेंट है ना, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट है, ये सभी अपन जीन यूज में लेते हैं। रिपोर्टर जीन जो है वो अपन ले सकते हैं, तो मैंने बताया लैक्जेड जीन जो कोडिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसको कोड करता है, इसको यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, का पर्पज है क्या। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल, ये इसका मुख्य उद्देश्य जो अपन पहले भी आ चुका है। तो ऐसा से 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए। स्पेसिफिक डीएनए की आप मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हो, एम्पलीफाई करना चाहते हो, तो हमेशा पीसीआर यूज में आता है। ये भी कई बार अपन डिस्कस कर चुके पीसीआर के बारे में। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 11 नंबर में, द प्रोसेस इंसर्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू ए होस्ट सेल इज कॉल्ड। अगर आप होस्ट सेल के अंदर, कोई होस्ट सेल है, आपने इसमें क्या डाला है, कोई डीएनए का टुकड़ा डाल दिया, तो ये टुकड़ा क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, और इस सेल के कैरेक्टर में क्या होगा, चेंजेस होगा। उसे क्या कहते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज होना, मॉडिफिकेशन होना, फिनोटाइप में चेंज होना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। सबसे पहले ग्रिफिथ ने इस टर्म को यूज में लिया था। किसने, ग्रिफिथ ने, जब उन्होंने बताया था कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तो डीएनए को कट करना, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो अपन पूरी डिटेल बात कर चुके हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या होती है, पैलिंड्रोमिक साइट क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती है, सभी। इसका राइट आंसर बी होगा। आगे देखो, व्हाट डज द टर्म स्टिकी एंड, मैंने बताया आपको, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट किया जाता है किसी डीएनए को, 2 प्रकार के एंड बनते हैं, ठीक है। एक एंड इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से, जिसमें ये स्ट्रैंड बड़ा है और इधर ये स्ट्रैंड बड़ा है। तो इस ऐसे स्ट्रैंड अगर हो तो ऐसे को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं, या कोहेसिव स्ट्रैंड बोलते हैं, एंड बोलते हैं। अगर दोनों स्ट्रैंड बराबर हो, ऐसी कंडीशन हो, तो इनके दोनों एंड क्या है, बराबर है, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, कुछ बनाते हैं स्टिक एंड और कुछ बनाते हैं ब्लंट एंड। मैंने कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो यूज में आते हैं, जो कैसे एंड बनाते हो, स्टिकी एंड बनाते हो। जैसे अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर स्टिकी एंड रेफर टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड टू प्रोटीन ओवर हैंगिंग सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की एक बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए, ओवर हैंगिंग। जब दूसरा स्ट्रैंड इसके ऊपर आके जुड़ेगा यहाँ पर, तो वो कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ऐसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, यहां पर ऐसी होगी। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो यहां पर ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो ओवर हैंगिंग सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब कुछ एंजाइम इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, जो आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से एंजाइम, कौन सी रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, और कौन से स्टिकी एंड बनाते हैं, वो स्टिकी एंड बनाते हैं या ब्लंट एंड बनाते हैं। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे अपन, जैसे EcoRB, ये कैसा है, ब्लंट एंड बनाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी। SMAI, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कैसा बनाता है, ब्लंट एंड बनाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। EcoRI फर्स्ट ये बनाता है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट अपने लिए, और स्टिकी एंड बनाता है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसको यूज में लिया जाता है। इसकी साइट पूछी जाती है, रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है वो कौन सी है, तो GAATTC, कौन सा है, GAATTC,
3'। ठीक है, और कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ई कोलाई से प्राप्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये BAMH1 BAMH1 ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है और ये इसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट है। ALU1 ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ALU1 ये ब्लंट एंड वाले हैं। ठीक है, ASE1 ये ब्लंट एंड वाला है, ये भी नहीं पूछा जाता, ये भी नहीं पूछा जाता। इको RV हो सकता है पूछा जाए, ब्लंट एंड होता है। ये SMAL आ चुका है पहले ना, ये ब्लंट एंड होता है। इको R1 ये भी आ चुका है। ठीक है, और ये भी आ चुका है। हिंड थर्ड ये जरूरी, आप एक हिंड थर्ड वाला जो है ना वो पूछा जाता है। ये स्टिकी एंड वाले होते हैं भाई, ये जरूर याद रखना, इसकी साइट भी याद रखना। ठीक है ना, और कहाँ से प्राप्त किया गया है ये भी याद रखना। और तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखोगे आप 14 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप चेंजेस करना चाहते हो तो TI जो प्लाज्मिड है उसको यूज में लिया जाता है। TI प्लाज्मिड जो है किससे प्राप्त किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त किया जाता है, जो ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव और सॉइल बैक्टीरिया है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। ये क्वेश्चन जो है वो सभी बन चुके हैं इसमें से एक एक, ये भी पूछा जा चुका है, 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 सभी पूछा जा चुका है। इसके अंदर कौन से DNA को ट्रांसफर करते हैं, तो एक छोटा सा DNA होता है सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA कितना होता है 25 या 25 KB DNA जो होता है उसको ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसकी TI प्लाज्मिड की टोटल जो साइज होती है वो कितनी होती है, 200 बेस पेयर, 200 KB इसकी साइज होती है। प्लाज्मिड की आप बात करोगे, इस प्रकार का प्लाज्मिड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, tDNA होता है। दोनों साइड में 2 बॉर्डर से घिरा हुआ होता है, राइट बॉर्डर और यहाँ लेफ्ट बॉर्डर, ये लेफ्ट बॉर्डर होता है। इन्फेक्शन करने के लिए कोई जो डाइकोट रूट होते हैं, ये किसमें इन्फेक्शन करते हैं, डाइकोट प्लांट्स की जो रूट होती है उनमें इन्फेक्शन करते हैं। तो उनमें वायरुलेंस जीन जो है, वीर जीन जो है वो पाए जाते हैं। इसमें इधर जो जीन पाए जाते हैं ओक्टापाइन कैटाबोलिज्म है ना, या मेटाबोलिज्म जीन जो है वो पाए जाते हैं। इसमें ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट पाई जाती है, ORIC ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट पाई जाती है। इस प्रकार का जो पूरी इसकी साइज है वो 200 KB। इसकी DNA की साइज जो tDNA की यहाँ से यहाँ ये 24 से 25। बॉर्डर की साइज आप बात करोगे तो 23 से 24 KB नहीं, बेस पेयर। ठीक है, बॉर्डर की साइज होती है वो बेस पेयर में है और tDNA की साइज है वो KB के अंदर है, टोटल है वो 200 KB के आसपास का होता है। ये TI प्लाज्मिड है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। डिजीज कौन सी की जाती है इसके द्वारा, तो CROW क्राउन गोल डिजीज, क्राउन गोल्ड डिजीज कहा जाता है। इसे ट्यूमर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वायरस क्या करता है, अपने tDNA को इंसर्ट करता है और उसमें क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है। कौन से एंजाइम को बढ़ाता है, कौन से हार्मोन को बढ़ाता है, तो ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के एंजाइम को क्या करता है, सिंथेसिस हार्मोन को सिंथेसिस करता है प्लांट सेल के अंदर, जिसके कारण से वहां पर ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसलिए इस वेक्टर को क्या कहा जाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग वेक्टर कहा जाता है। ट्यूमर इंड्यूसिंग वेक्टर कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, TI वेक्टर, ट्यूमर इंड्यूसिंग वेक्टर कहा जाता है। सेम इसी प्रकार से एक वेक्टर और आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, RI वेक्टर। कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजो जीन्स।
एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से प्राप्त किया जाता है। कौन सी डिजीज कोज की जाती है? तो यहाँ पर हेरी रूट डिजीज कोज की जाती है। इसके द्वारा कौन सी डिजीज की जाती है? हेरी रूट डिजीज की जाती है। जबकि इसके द्वारा कौन सी की जाती है? तो क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न की जाती है। इसको जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज में ली जाती है। जबकि इसको किस लिए यूज में लिया जाता है? ठीक है ना, ये जो है ना राइजोपियम मतलब एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, हेरी रूट डिजीज जो है ये किस लिए यूज में आता है? खासतौर से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन आप करते हो लैब में या फिर बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है एल्केलॉइड्स वगैरह है, उनको आप प्लांट के कल्चर करके, सस्पेंशन कल्चर करके अगर आप बनाते हो और प्रोड्यूस करते हो तो कौन सा मेथड आप यूज में ले? तो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो कौन सा मेथड यूज में आता है? RI वेक्टर यूज में लिया जाता है। कौन सी डिजीज प्रोड्यूस की जाती है उसके अंदर? तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के द्वारा बनाई जाती है। कौन सी डिजीज, कौन सा कल्चर आप करोगे? तो हेरी रूट डिजीज जो है ऐसा कल्चर आप करोगे जिसके कारण से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके एल्केलॉइड्स प्राप्त कर सकते हो, है ना, तो उनके लिए यूज में आता है। तो इस प्रकार की इसकी डिटेल होती है। पंद्रह नंबर देखोगे द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? वही बात है, दो डीएनए को जोड़ना। डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय लेबोरेटरी मेथड और कंबाइनिंग जेनेटिक मटेरियल। दो मटेरियल को जोड़ते हो फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से आप डीएनए को लेते हो, उनको जोड़ते हो। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला अगर आप देखोगे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में अपन देखते हैं Which of these used to identify a gene interest in a DNA sequence? DNA सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक जीन को आप पहचान पाते हो तो सिलेक्टेबल मार्कर से पहचान पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए प्रोब, यहाँ पे पूछा है किसी भी जीन की लोकेशन आप देखना चाहते हो तो डीएनए प्रोब के द्वारा आप प्रेजेंस में देख सकते हो। ठीक है ना, कि वो जीन यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो डीएनए प्रोब कहते किसे हैं? प्रोब का मतलब है डीएनए की ऐसे सिंथेटिक सीक्वेंस, जो सीक्वेंस उस डीएनए के सीक्वेंस जिसके ऊपर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो अपने पहले से ज्ञात हो। A T T C C G T A A G C। अब मैंने ऐसा डीएनए है, ये मैंने बना रखा है पहले से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं इसमें? सपोज 10 से 15 बेस पेयर है, मतलब न्यूक्लियोटाइड है। तो ये डीएनए का छोटा सा खंड है, एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अभी मुझे सीक्वेंस इसकी पहले से पता है, जो स्पेसिफिक जीन के अगेंस्ट मैंने बनाई है, तो ये क्या है? एक प्रोब है। ठीक है, किसी भी जीन को पहचानने के लिए एक डीएनए की सीक्वेंस जो यूज में ली जाती है, जिसकी सीक्वेंस आपको पहले से पता हो, वो क्या कहलाता है? डीएनए प्रोब कहलाता है। इसकी प्रेजेंस से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी जीन की पहचान कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई की जा सकती है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। 17 में देखोगे आप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू। सीधी सी बात है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन को उनके साइज के बेसिस पे सेपरेट करने के लिए काम आता है। डेली अपन डिस्कस कर रहे हैं। कट डीएनए मॉलिक्यूल, सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन साइज। तो इसका राइट आंसर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में अगर आप देखोगे यहाँ पर, एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मुख्य इसका इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? प्रोड्यूसिंग एंशिएंट फॉसिल्स, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन का जरूर प्रोडक्शन सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए के द्वारा पहला जो पदार्थ है, पहला जो कॉमर्शियल लेवल का जो प्रोडक्ट प्राप्त किया गया था वो इंसुलिन किया गया था। और इंसुलिन का उस नाम का क्या रखा था? ह्यूमिलिन रखा था। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 19 नंबर में अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो What does vector means in recombinant DNA? वेक्टर का मतलब क्या है वो अपन सब पढ़ चुके हैं। ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ए व्हीकल टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, एक वाहक के रूप में काम करता है जो जेनेटिक मटेरियल को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजा जा सकता है, तो अपन भेजते हैं इसके द्वारा। तो ये व्हीकल के रूप में काम करता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, एक वाहक के रूप में काम करता है। आज का 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अपन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सीधी सी बात है, मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करने के लिए काम आता है। रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन, इन विट्रो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है ना, इन विट्रो कंडीशन के अंदर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इस प्रकार से आज के जो अपने 20 क्वेश्चन है और उनकी पूरी डिटेल है, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित था। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? और रेगुलर आप लोग अपने जुड़े रहिए। अब आपकी जब तक एग्जाम होगी तब तक अपन एमसीक्यू से डिस्कस करेंगे, ताकि प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होता रहे। जैसे अपने पीजी वाले जो टॉपिक है ये कंप्लीट होंगे, तो अपन कोई यूजी वाला या
जो सीनियर सेकेंडरी वाला कोई टॉपिक है उसको उठाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए अपना कमेंट के साथ में। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।